नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप बहुत बढ़िया होंगे। जैसा कि हमारा इस समय सर्वोच्च न्यायालय का अध्याय चल रहा है, जिसका हमने कुछ प्रश्नों को पहले पार्ट में देख चुका है। आज उसी सर्वोच्च न्यायालय के भाग 2 का आज हम शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, कल यहाँ प्रश्न छोड़े थे, आज उसी के आगे हम उन्हीं प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि उच्चतम न्यायालय द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश पुनर्विलोकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही है पूछ रहा है। ऑप्शन पहला है कि भारत के राष्ट्रपति को ऐसे निर्णय या आदेश के पुनर्विलोकन का अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन बी है कि उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पुनर्विलोकन करने की शक्ति प्राप्त है। और ऑप्शन सी है कि मंत्रिमंडल को भारत के राष्ट्रपति की अनुमति से उच्चतम न्यायालय के निर्णय या आदेश को पुनर्विलोकन की अधिकार प्राप्त है। या ऑप्शन डी है कि उच्चतम न्यायालय को अपने निर्णय या आदेश के पुनर्विलोकन का अधिकार नहीं है। ऑप्शन कौन सा है आपका? ऑप्शन देख रहे हैं, ऑप्शन बी है आपका कि हाई सुप्रीम कोर्ट को क्या है कि अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पुनर्विलोकन करने की शक्ति प्राप्त है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का अर्थ क्या है। अर्थ पूछ रहा है। पहला ऑप्शन दिया है कि विधियों और कार्यपालिका आदेशों की संवैधानिकता के विषय में प्रख्यापन यानी व्याख्या करने का न्यायपालिका का अधिकार। ऑप्शन बी दिया है कि विधानमंडलों द्वारा निर्मित विधियों के प्रज्ञान को प्रश्नगत करने न्यायपालिका का अधिकार। सी है कि न्यायपालिका का सभी विधायी अधिनियमों के राष्ट्रपति द्वारा उन पर सहमति प्रदान किए जाने के पूर्व पुनर्निरीक्षण का अधिकार। या ऑप्शन डी है न्यायपालिका का समान या भिन्न वादों में पूर्व दिए गए स्वयं के निर्णयों के पुनरीक्षण का अधिकार। तो ऑप्शन आपका ए है आपका कि विधियों और कार्यपालिका आदेशों के संवैधानिकता के विषय में व्याख्या या प्रख्यान करने का न्यायपालिका का अधिकार क्या आता है? न्यायिक पुनरीक्षण के अंतर्गत आता है। ठीक है, याद रखिएगा कि न्यायिक पुनरीक्षण का तात्पर्य क्या होता है कि इसके तहत क्या होता है, केंद्र एवं राज्यों के दोनों स्तर पर क्या होता है, केंद्र द्वारा या राज्य द्वारा जो विधि बनाई जाती है उनके या कार्यपालिका आदेश जो होते हैं उनकी संवैधानिकता की जांच सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। ठीक है, किस हद तक वो संविधान के अंदर है या नहीं है। ठीक है, ये कार्य कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। याद रखिएगा कि यदि असंवैधानिक पाए और अवैध पाए जाते हैं तो उस स्तर तक, जिस स्तर पर वो संवैधानिक अवैध पाए जाएंगे उस स्तर तक क्या हो जाएंगे, उनको शून्य घोषित कर दिया, निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय क्या अर्थ है पूछना चाह रहा है। ऑप्शन पहला है आपको कि सर्वोच्च न्यायालय को सभी प्रकरणों पर अंतिम अधिकार प्राप्त होता है। और ऑप्शन बी है कि राष्ट्रपति के विरुद्ध दोषारोपण कर सकता है। ऑप्शन सी है कि उच्च न्यायालय द्वारा निर्णीत प्रकरणों की समालोचना कर सकता है। या ऑप्शन डी है कि राज्य के किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकता है। तो ऑप्शन आपका डी है कि राज्य के किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकता है यदि वह संविधान का उल्लंघन करते हो तो। ठीक है, ये न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि न्यायिक पुनर्विलोकन में न्यायालयों को निम्नलिखित अधिकार है, कौन कौन से अधिकार प्राप्त है, ये पूछना चाह रहा है। पहला ऑप्शन दिया है यदि कोई कानून या आदेश संविधान के विपरीत हो तो उसे असंवैधानिक घोषित करना। ऑप्शन बी है कि निचले न्यायालयों के आदेशों का पुनर्विलोकन करना। ऑप्शन सी है कि निचले न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनना। और ऑप्शन डी है कि कानूनों का इस दृष्टिकोण से परीक्षण की क्या उनके बनाने में निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन हुआ है या नहीं। तो ऑप्शन ए है आपका यदि कोई कानून आदेश संविधान के विपरीत हो तो उस संवैधानिक घोषित करना। ठीक है, ये न्यायिक पुनर्विलोकन का सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है। ठीक है, देखिए ऑप्शन डी वाला जो है कानून की दृष्टिकोण से परीक्षण क्या बनाने में निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन है कि नहीं, ये हमारे संविधान में कहीं भी इसका उल्लेख नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया गया जाता है। पहला ऑप्शन है कि केवल सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। ऑप्शन बी है सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा। ऑप्शन सी है समस्त न्यायालय द्वारा। या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन है आपका भी सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों के द्वारा क्या है, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति को प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा न्यायिक पुनर्विलोकन प्रचलित है, कहाँ कहाँ प्रचलित है ये पूछना चाह रहा है। पहला ऑप्शन है केवल भारत में। बी है केवल यूके में। सी है केवल यूएसए में। या डी है भारत और यूएसए दोनों में। तो ऑप्शन डी है आपका कि न्यायिक पुनर्विलोकन का प्रावधान जो है यूएसए में भी है और इंडिया दोनों जगह पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है। ठीक है, किस अनुच्छेद द्वारा? ऑप्शन ए है आपका कि अनुच्छेद 127 द्वारा। ऑप्शन बी है अनुच्छेद 122 द्वारा। ऑप्शन सी है अनुच्छेद 126 द्वारा। या ऑप्शन डी है 139 द्वारा। तो ऑप्शन है आपका भी 122 द्वारा क्या किया गया है कि न्यायालय क्या कर सकती है, संसद की कार्रवाई की जांच नहीं कर सकती। ठीक है, न्यायालय में क्या कार्रवाई चल रही है क्या नहीं चल रही है इसका कोई भी जांच न्यायालय नहीं कर सकता। ठीक है, संसद के द्वारा।
संसद में जो भी कार्रवाई चल रही हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नीचे 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 कथनों को दिए गए हैं, उनको बताना है कौन से सही है। ठीक है, अभी पहला है कथन कारण दिया हुआ है। पहला कथन है आपका भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का क्षेत्र सीमित है। पूरा कथन कारण है आपका कि भारतीय संविधान में कुछ उधार की वस्तुएं हैं, वही बताना है। ए और आर दोनों सही हैं, आर एक सही व्याख्या करता है, सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है तथा आर गलत है, ए गलत है तथा आर सही है। तो ऑप्शन है आपका बी, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर एक ही सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। ठीक है, न्यायिक पुनर्क्षण क्षेत्र सीमित है, ये भी सही है, और संविधान की कुछ उधार की वस्तुएं हैं, दोनों सही है। ठीक है, चलिए याद रखिएगा कि 1973 का जो मामला था वो केशवन भारती वाले में, उसमें बोला गया था कि मूल ढांचे, संसद केवल मूल ढांचे के उदाहरण जो दिया था उसको क्या कर सकता है, उसमें परिवर्तन नहीं कर सकता, मूल ढांचे को परिवर्तन नहीं कर सकता है, बाकी संविधान के किसी भी भाग को संसद परिवर्तन कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोई भी संविधान संशोधन कानून भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है यदि वह क्या हो। ऑप्शन ए है आपका कि वर्तमान द्विस्तरीय संघीय व्यवस्था के स्थान पर 3 स्तरीय व्यवस्था स्थापित करता है। ऑप्शन बी है कि विधि के समक्ष समता के अधिकार को भाग 3 से हटाकर संविधान में अन्यत्र कहीं रखता है। और ऑप्शन सी है कि कार्यकारिणी की संसदीय व्यवस्था के स्थान पर अध्यात्मक व्यवस्था रखता है। या ऑप्शन डी है कि सर्वोच्च न्यायालय को भार को कम करने हेतु एक संघीय अपीलीय न्यायालय स्थापित करता है। तो कौन सा सही है बताना है। तो आपका बी है आपका कि विधि के समक्ष क्षमता के अधिकार को भाग 3 से हटाकर संविधान में अन्यत्र कहीं रखता है। तो क्या कर सकता है कि सुप्रीम कोर्ट उसको शून्य घोषित कर सकता है। ठीक है, क्योंकि मूल अधिकार क्या है, ये मूल ढांचा के अंतर्गत आता है। ठीक है, हमारे मूल अधिकार, तो इसमें संशोधन सरकार नहीं कर सकती है, रखिएगा। ठीक है, इसीलिए इसमें क्या है, नहीं कर सकती है। ये लिखा हुआ है कि राज्य कोई ऐसी विधि बनाती है यदि कि जो मूल अधिकार को छीनती हो, तो उस सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है कि उस विधि को शून्य कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्वलोकन का आधार क्या है। पहला है वैधिक प्रक्रिया, ऑप्शन बी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ऑप्शन सी है विधि का शासन, या डी है दृष्टांत और अभिसमय, या ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन है आपका सी विधि का शासन। ठीक है, न्यायिक पुनर्वलोकन का आधार क्या है, विधि का शासन। विधि का शासन बना रहे देश में, इसीलिए क्या है कि न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति सुप्रीम कोर्ट को दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है। अंतिम अधिकार पूछा है किसे है। ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी है लोकसभा अध्यक्ष, या ऑप्शन डी है सर्वोच्च न्यायालय। तो ऑप्शन है आपका डी कि संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट के पास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है पूछ रहा है। ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है संसद, ऑप्शन सी है मंत्रिपरिषद, ऑप्शन डी है सर्वोच्च न्यायालय। तो ऑप्शन डी है आपका कि भारतीय संविधान का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है। वही क्वेश्चन रिपीट है। पहला ऑप्शन है संसद, बी है राष्ट्रपति, सी है सर्वोच्च न्यायालय, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन भारत का सभी रक्षक है। ऑप्शन है आपका पहला भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है भारत का प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है लोकसभा सचिवालय, और ऑप्शन डी है भारत का उच्चतम न्यायालय। तो ऑप्शन आपका डी है कि सुप्रीम कोर्ट के पास संविधान का अभिरक्षक है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि भारतीय संविधान का अभिभावकत्व निहित है किसमें निहित है। ऑप्शन पहला है राष्ट्रपति में, ऑप्शन बी है लोकसभा में, ऑप्शन सी है सर्वोच्च न्यायालय में, ऑप्शन डी है मंत्रिमंडल में। तो ऑप्शन है आपका सी सर्वोच्च न्यायालय में। ठीक है, अभिभावक मतलब उसका संरक्षक जो है कौन है, तो सर्वोच्च न्यायालय ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उच्चतम न्यायालय से कानूनी मामलों पर किसको परामर्श लेने का अधिकार है। ऑप्शन है आपका पहला है प्रधानमंत्री को, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति को, ऑप्शन सी है किसी भी उच्च न्यायालय को, या डी उपयुक्त सभी को। तो ऑप्शन है आपको बी है कि राष्ट्रपति को। ठीक है, आर्टिकल 143(1) के तहत क्या किया गया है कि राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से परामर्श लेने के लिए शक्ति प्रदान की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्चतम तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा स्थानांतरण के लिए परामर्श प्रक्रिया के संबंध में राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय को अभिदेशन किया है। किस आर्टिकल के तहत। पहला है आपका खंड 1 अनुच्छेद 127 के तहत, ऑप्शन बी है खंड 1 अनुच्छेद 143 के अंतर्गत, ऑप्शन सी है खंड 11 अनुच्छेद 143 के अंतर्गत, या ऑप्शन डी है खंड ए अनुच्छेद 144 के अंतर्गत। तो ऑप्शन है आपका आंसर है आपका बी खंड 1 अनुच्छेद 143 के तहत क्या किया गया है कि राष्ट्रपति से उच्चतम न्यायालय के परामर्श लेने की प्रक्रिया का जिक्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विधायी शक्तियों की संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार किसे दिया गया है। पहला ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति को, ऑप्शन बी भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को, ऑप्शन सी है संसद को,
या ऑप्शन डी है विधि न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय को। तो ऑप्शन आपका सी है, संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी शक्ति को क्या कर सकती है, बढ़ा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है। वही क्वेश्चन है, बस घुमा के पूछ दिया है। ऑप्शन पहला है भारत के राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन बी है संसद द्वारा प्रस्ताव पारित करके, ऑप्शन सी है संसद द्वारा विधि बनाकर, और ऑप्शन डी है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके राष्ट्रपति द्वारा। तो ऑप्शन है आपका सी, संसद द्वारा विधि बनाकर क्या कर सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, याद रखिएगा इसमें दिया संसद द्वारा प्रस्ताव पारित करें, प्रस्ताव पारित करके नहीं होगा, बाकायदे इसके लिए पूर्ण रूप से विधि बनानी होगी, तब जाके सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार को क्या कह सकते हैं, बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि उच्चतम न्यायालय की परामर्शी अधिकारिता के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है आपका कि उच्चतम न्यायालय के लिए यह बाध्यकारी है कि वह राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किसी भी मामले में अपना मत व्यक्त करे, और ऑप्शन दूसरा है कि परामर्शी अधिकारिता की शक्ति के अधीन प्राप्त किसी निर्देश पर उच्चतम न्यायालय को पूर्ण पीठ सुनवाई करती है, और तीसरा कथन है कि परामर्शी अधिकारिता के अधीन प्राप्त निर्देश पर व्यक्त किया हुआ उच्चतम न्यायालय का मत सरकार पर बाध्यकारी नहीं होता है, और ऑप्शन चौथा है कि उच्चतम न्यायालय को उसकी परामर्शी अधिकारिता की शक्ति के अधीन एक बार में केवल एक ही निर्देश भेजा जा सकता है। कौन सा कथन सही है बताना है आपको। पहला ऑप्शन है ए और 2, बी है 1 और 3, सी है 2 और 3, और ऑप्शन डी है 2 और 4। तो ऑप्शन है आपका सी, 2 और 3 कथन क्या है, सही है, बाकी दोनों गलत है। ठीक है, दो कथन, दूसरा कथन क्या है आपका कि परामर्शी अधिकारिता की शक्ति अधीन प्राप्त किसी निर्देश पर उच्चतम न्यायालय को उच्चतम न्यायालय की पूर्ण पीठ सुनवाई करती है, और तीसरा है आपका कि परामर्शी अधिकारिता के अंतर्गत अधीन प्राप्त निर्देश पर व्यक्त किया हुआ उच्चतम न्यायालय का मत सरकार पर क्या होता है, बाध्यकारी नहीं होता। ठीक है, सरकार मानने के लिए इससे बाध्य नहीं होता है, ये देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शदात्री अधिकार से प्रयुक्त होता है कि वह, ऑप्शन पहला है सार्वजनिक महत्व के कानूनी या तथ्यात्मक मामलों में राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है, ऑप्शन बी है कि सभी संवैधानिक मामलों में भारत सरकार को परामर्श दे सकता है, ऑप्शन सी है कि विधिक मामलों में प्रधानमंत्री को परामर्श दे सकता है, और ऑप्शन डी है कि उपयुक्त सभी व्यक्तियों को परामर्श दे सकता है। तो आंसर है आपका ए, आंसर है आपका कि सार्वजनिक महत्व के कानूनी या तथ्यात्मक मामलों में राष्ट्रपति को परामर्श। ठीक है, आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति दो प्रकार के विषयों पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है। पहला है कि लोक महत्व के विषयों में या विधि द्वारा से संबंधित, और दूसरा है किसी पूर्व संवैधानिक संधि, समझौता या अन्य समकक्षी विषयों पर। ठीक है, याद रखिएगा कि जो लोक महत्व के विषय होते हैं इसमें क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट अपना परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं होता है। ठीक है, किंतु अगर दूसरा मामला जो है, जो संवैधानिक संधि या समझौता है, इसके अधीन वह परामर्श अवश्य देता है, उसको परामर्श देना बाध्यकारी होता है। और इसके लिए याद रखिएगा कि जो भी अगर परामर्श देना होता है उसके लिए 5 सदस्यीय पूर्ण पीठ गठित होती है, जिसके आधार पर वो परामर्श सभी के राय से परामर्श वो देता है। ठीक है, याद रखिएगा कि इन परामर्शों को मानने के लिए सरकार क्या होती है, बाध्य नहीं होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत का उच्चतम न्यायालय कानून या तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। ए है अपनी पहल पर, बी है तभी जब वो ऐसे परामर्श के लिए कहता है, सी है तभी जब मामला नागरिक के मूलभूत अधिकारों से संबंधित हो, या ऑप्शन डी है तभी जब मामला देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा पैदा करता हो। तो ऑप्शन है आपका बी, तभी जब वह ऐसे परामर्श के लिए कहता है तभी उच्चतम न्यायालय क्या कर सकती है, राष्ट्रपति को परामर्श दे सकती है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट अपने मन से किसी भी विषय को लेकर जाकर राष्ट्रपति को परामर्श नहीं देती, जब राष्ट्रपति मांगते हैं तभी वो परामर्श देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार किसको है। ऑप्शन ए है राष्ट्रपति को, ऑप्शन बी है किसी भी हाईकोर्ट को, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री को, या डी है उपरोक्त में से सभी को। तो ऑप्शन ए है आपका राष्ट्रपति को। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से एकमात्र व्यक्ति या संस्था ऐसी है राष्ट्रपति जो परामर्श क्या करते हैं, संविधान से संबंधित कोई भी परामर्श ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन कौन से कथन सही है बताना है। पहला कथन है आपका कि लिखा हुआ है कि भारत का उच्चतम न्यायालय भारत के राष्ट्रपति को विधि अथवा तथ्यों के विषय पर सलाह देता है। पहला है स्वप्रेरणा पर, यानी व्यापक लोकहित के किसी विषय में। दूसरा है यदि वह ऐसी कोई सलाह मांगता है। तीसरा है केवल यदि विषयों के नागरिकों के मूल अधिकार से संबंधित है। कौन सा कथन सही है बताना है, केवल 1, केवल 2, केवल 3 या 1 और 2। तो ऑप्शन है आपका बी,
केवल 2 सही है। यदि वह ऐसी सलाह मांगता है तभी सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात में विधानसभा के चुनाव 2002 में को स्थगित करने के चुनाव आयोग के निर्णय की अधिमान्यता पर उच्चतम न्यायालय की राय जानने के लिए राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय से अनुरोध भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किया। अनुरोध मतलब वही परामर्श लेना चाहे, किस आर्टिकल के तहत ये पूछना जा रहा है। पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 142, ऑप्शन बी अनुच्छेद 143, ऑप्शन सी अनुच्छेद 144 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 145। तो ऑप्शन आपका भी 143 के तहत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान का अनुलंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किया गया है। पहला ऑप्शन अनुच्छेद 32, ऑप्शन दूसरा अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 3 है ऑप्शन 3 है अनुच्छेद 223 और चौथा है अनुच्छेद 245। कौन कौन सा सही है बताना है, 1 2 3, 1 3 4, 1 2 4 या ऑप्शन डी है 1 2 3 4। तो ऑप्शन है आपका 1 2 3 क्या है सही है, 32 226 227। ठीक है, ये इसमें लिखा हुआ है। अनुच्छेद अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट एवं 226 के तहत हाई कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है। ठीक है, और अनुच्छेद 227 क्या कहता है कि हाई कोर्ट क्या करता है, किसी भी अधीनस्थ न्यायालय को अपने अधीन कर सकता है। ठीक है, या उससे कोई भी केस चल रही है तो अपने पास ले सकता है। ठीक है, इन तीनों के लिए अनुच्छेदों को क्या है, केशवानंद भारती बनाम में क्या किया गया है कि मौलिक ढांचा घोषित किया गया। ठीक है, इन तीनों अनुच्छेदों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है। किसके तहत, किस अनुच्छेद के तहत। ऑप्शन पहला है 74, ऑप्शन बी है 56, ऑप्शन सी है 16 या ऑप्शन डी है 32। तो ऑप्शन है आपका डी 32 आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, मौलिक अधिकारों, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। ठीक है, और सुपर हाई कोर्ट 226 के तहत करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए, कितने वर्ष तक। ऑप्शन ए है 20, ऑप्शन बी है 10, ऑप्शन सी है 8 और ऑप्शन डी है 25। तो ऑप्शन बी है आपका कम से कम 10 वर्षों तक उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना जरूरी होता है। ठीक है, देखिए ये कुछ क्राइटेरिया दिए हैं, इसमें लिखा हुआ है। पहला भारत के नागरिक हो, दूसरा हो क्राइटेरिया कि एक या अधिक उच्च न्यायालय के कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, और तीसरा क्राइटेरिया है कि एक या अधिक उच्च न्यायालय कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, और चौथा क्राइटेरिया है कि वह राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल में नियुक्त सुप्रीम कोर्ट के निम्नलिखित न्यायाधीशों में से कौन इससे पहले किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं था। ऑप्शन ए है आपका डी वाई चंद्रचूड़, ऑप्शन बी है ए एम खानविलकर, ऑप्शन सी है एल नागेश्वर राव और ऑप्शन डी है अशोक भूषण। तो ऑप्शन है आपका सी एल नागेश्वर राव क्या है कि इससे पहले किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नहीं थे। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। जो राव जी थे ये कभी पहले किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नहीं थे, बल्कि सर्व सुप्रीम कोर्ट में ही क्या थे, वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में कार्यरत थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मैं भारत के संविधान के प्रति सच्चा विश्वास और सच्ची निष्ठा रखूंगा, भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगा, अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा और संविधान और कानून की रक्षा करूंगा। यह शपथ किसके द्वारा ली जाती है। ऑप्शन है पहला आपका भारत के राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन बी है भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, ऑप्शन सी है संसद के सदस्य द्वारा या ऑप्शन डी है राज्यपाल द्वारा। तो ऑप्शन है आपका भी भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा इस प्रकार की शपथ ली जाती है। ठीक है, उनके शपथ पत्र में ये शब्द का जिक्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं। कौन से मामले, पहला है आपका केंद्र और राज्य के बीच विवाद, ऑप्शन बी है राज्यों के परस्पर विवाद, ऑप्शन सी है मूल अधिकारों का प्रवर्तन या ऑप्शन डी है संविधान के उल्लंघन से संरक्षण। ये क्या पूछ रहा है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दोनों पूछ रहा है। केंद्र राज्य का विवाद तो ये सुप्रीम कोर्ट पास है, ये पूछी की सकती है सुप्रीम कोर्ट के पास। राज्यों के परस्पर विवाद भी सुप्रीम कोर्ट ही जाता है। मूल अधिकारों का परिवर्तन जो है ये हाई कोर्ट भी देखता है और सुप्रीम कोर्ट भी देखता है। ठीक है, ऑप्शन सी है आपका। ठीक है, याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यत्र भेजने का अधिकार किसके पास है। पहला ऑप्शन ए राष्ट्रपति के पास, बी है सर्वोच्च न्यायालय के पास, ऑप्शन सी है उच्च न्यायालय के पास या डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी है आपका सर्वोच्च न्यायालय के पास। कहीं भी कोई किसी भी न्यायालय में कोई अगर बात चल रहा हो तो वो उसको कहीं भी कहीं से लेकर कहीं भी भेज सकता है या अपने पास ले सकता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने प्रवासी पंचायत निर्धारण अधिनियम 1983 को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र के पावन कर्तव्य के उल्लंघन पर असंवैधानिक घोषित किया। ऑप्शन पहला है आपका अनुच्छेद 355,
अनुच्छेद ऑप्शन बी अनुच्छेद 356 और ऑप्शन सी अनुच्छेद 256 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 257। तो ऑप्शन है आपका ए अनुच्छेद 355 के अंतर्गत इसको असंवैधानिक घोषित किया था। याद रखिएगा कि प्रवासी पंचायत निधान अधिनियम जो है 1983 में लाया गया था। इसमें मुख्यतः यह था कि असम में जो बांग्लादेशी जो घुसपैठिए आ रहे थे वहाँ से वो पलायन कर करके भारत में एंट्री कर रहे थे, तो सबसे ज़्यादा ये असम राज्य में ही जा रहे थे। ये असम जो मुख्य रूप से सटा हुआ है, तो वहीं पे जा रहे थे, तो उसको उनको पहचान करने के लिए, बांग्लादेशियों की पहचान करने और उन्हें अपने देश से निकाल कर उन्हें अपने देश में भेजने के लिए क्या लाया गया था, प्रवासी पंचायत अधिनियम लाया गया था, ठीक है, 1983 में। हालांकि इसके कुछ प्रावधान ऐसे थे जो उनकी पहचान करने में ही बाधा बन रही थी, ठीक है, ये प्रावधान बहुत लंबे लंबे थे। तो इससे क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे क्या किया, इसको निरस्त कर दिया, ठीक है। ये आर्टिकल 355 ये कहता है कि संघ का ये कर्तव्य होगा कि बाह्य आक्रमण व आंतरिक अशांति से क्या करे, प्रत्येक राज्य की रक्षा करे, ठीक है। तो इसमें ही यह बाधा बन रहा था, क्योंकि जिस जिस कारण के लिए बना था वो अपने उस को प्राप्त नहीं कर पा रहा था, उस उन उद्देश्यों को ये प्राप्त नहीं कर पा रहा था, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया ये आर्टिकल 355 के तहत प्रवासी पंचायत अधिनियम 1983 को सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, निरस्त घोषित कर दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि संसद भारत के उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता को विस्तारित नहीं कर सकती क्योंकि उसकी अधिकारिता वही है जो संविधान ने प्रदान की है। और दूसरा कथन है यहाँ पर, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के अधिकारी और सेवक संबंध मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और न्यायालयों का प्रशासनिक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित होता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, ये पूछ रहा है। पहला है आपका केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, सी है दो और दोनों, एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी है न ही एक और न ही दो। तो ऑप्शन है आपका डी, न तो एक सही है न ही दो सही है। क्योंकि देखिए लिखा हुआ है आपका कि संसद भाग पहला कथन है कि उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता को विस्तारित नहीं कर सकती, जबकि ये गलत है। विस्तारित जो संसद ही क्या कर सकती है, उच्चतम न्यायालय की शक्तियों में बढ़ोतरी कर सकती है, ठीक है। और दूसरा कथन है कि प्रशासनिक व्यय जो होता है संचित निधि पर भारित है तथा उच्च न्यायालय का प्रशासनिक व्यय किस पर है, राज्य सरकार की संचित निधि पर भारित होता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का केंद्र पर और हाई कोर्ट का राज्य सरकार के भारित होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिया है, दो कथन दिया, बताना है कौन सा कथन सही है। पहला कथन है आपका कि न्यायमूर्ति VR कृष्णा अय्यर भारत के मुख्य न्यायमूर्ति थे। दूसरा है कि न्यायमूर्ति VR कृष्णा अय्यर भारतीय न्यायिक सेवा में लोकहित याचिका PIL के प्रयोजनकों में से एक माने जाते हैं। कौन सा कथन सही है? ऑप्शन केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, सी है एक और दो दोनों, और डी है न तो एक और न ही दो। तो ऑप्शन है आपका बी केवल दो सही है, कि ये गलत है, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है 1973 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्ति हुए थे, वे कभी भारत के मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे, ठीक है। जो अय्यर जी थे वो कभी मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे वो, और न्यायमूर्ति PN भगवती, न्यायमूर्ति अय्यर लोकहित याचिका के प्रारंभ करने के लिए माने जाते हैं, ठीक है। अगर पूछ देखिए कौन से जो न्यायाधीश थे जो लोकहित याचिका को लाने का श्रेय किसको जाता है, तो याद रखिएगा PN भगवती थे और न्यायमूर्ति अय्यर थे, ठीक है, जिन्होंने PIL को लाने का प्रारंभ माना जाता है, ठीक है, इन्होंने लाया था। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत में संविधान की मूल संरचना यानी बुनियादी ढांचा के सिद्धांत का स्रोत क्या है। ऑप्शन ए है संविधान, ऑप्शन बी है न्यायिक व्याख्या, ऑप्शन सी है न्यायविदों के मत, या ऑप्शन डी है संसदीय कानून। तो ऑप्शन है आपका बी न्यायिक व्याख्या, ठीक है। ये संविधान तो किसी तरह भी नहीं दिख रहा है, मूल जो बुनियादी ढांचा था सिद्धांत ये तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, तो न्यायविदों के मत भी नहीं है, संसदीय कानून भी नहीं था, यह न्यायिक व्याख्या के अंतर्गत क्या था, ये मूल संरचना का सिद्धांत आया था, ठीक है, केशवानंद भारती के बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, अभिलेख न्यायालय है, इसका क्या आशय है। ऑप्शन ए है इसे अपनी सभी निर्णयों का अभिलेख रखना होता है, ऑप्शन बी है कि इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता, ऑप्शन सी है इसे अपनी अवमानना करने वालों को दंडित करने की शक्ति है, ऑप्शन डी है कि इसके निर्णयों के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती। तो ऑप्शन है आपका बी, इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है कि आर्टिकल 129 के तहत सुप्रीम कोर्ट क्या है, अभिलेख लाया होता है। इसका मतलब ये होता है कि न्यायालय के सभी निर्णय और कार्यवाहियाँ क्या होती हैं, लिखित होती हैं, जिन्हें पूर्व में यानी पहले के निर्णय के रूप में प्रस्तुत करने के लिए सुरक्षित रखा जाता है, ठीक है। जैसे बाद में कोई बात ऐसा आ जाए जो पहले के निर्णय को दिखाना जरूरी होता है कि देखिए हमने पहले ये शब्द कह चुका है,
तो उसके लिए क्या होता है कि इनको लिखित रूप में सुरक्षित रखा जाता है, ठीक है। और दूसरा ये होता है कि ऐसे न्यायालय को अपनी अवमानना के लिए किसी व्यक्ति या किसी संस्था को क्या होता है, दंडित करने का शक्ति प्राप्त होती है, ठीक है। अभिलेख न्यायालय का यही दो मुख्य तत्व होते हैं, ठीक है। पहला तत्व ये होता है कि अपनी कार्रवाइयों को सुरक्षित रखना होता है, और दूसरा होता है कि दंडित करने की शक्ति प्राप्त होती है, ठीक है। देखिए, अगर शब्द के रूप में लिखेंगे तो लिखा हुआ है कि अभिलेख न्यायालय का तात्पर्य है कि सभी निर्णयों को क्या होता है, साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता, ठीक है, नहीं लगाया जा सकता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत के नीचे दिए गए न्यायालयों में से किसे किन्हें अभिलेख न्यायालय कहा माना जाता है। ऑप्शन ए है केवल उच्च न्यायालय को, ऑप्शन बी है केवल उच्चतम न्यायालय को, ऑप्शन सी है उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय को, और ऑप्शन डी है जनपद न्यायालय को। तो ऑप्शन सी है आपका कि हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट दोनों के पास क्या है, अभिलेख न्यायालय कहा जाता है, ठीक है। 129 के तहत याद रखिएगा, आर्टिकल 129 के तहत सुप्रीम कोर्ट को और अनुच्छेद 215 के तहत हाई कोर्ट क्या है, एक अभिलेख न्यायालय का दर्जा प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के संबंध में निम्न में से क्या सही है। पहला कथन है कि सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय के परिवर्तित करने का अधिकार है। ऑप्शन बी है कि सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय को परिवर्तित करने का अधिकार नहीं है। ऑप्शन सी है कि केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश को निर्णय परिवर्तित करने का अधिकार है, और ऑप्शन डी है केवल विधि मंत्रालय को निर्णय परिवर्तित करने का अधिकार है। तो ऑप्शन आपका ए है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णय को परिवर्तित कर सकता है। यह न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति के तहत होता है, ठीक है। न्यायिक पुनर्विलोकन शक्ति का आर्टिकल 137 में क्या है, जिक्र किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि उच्चतम न्यायालय मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है, परंतु किसी अन्य स्थान पर भी वह सुनवाई कर सकता है, किसके अनुमोदन से। पहला ऑप्शन दिया राष्ट्रपति के अनुमोदन से। ऑप्शन बी है यदि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश मेजोरिटी से यह तय करे। ऑप्शन सी है कि संसद के अनुमोदन से, या ऑप्शन डी है कि राज्य विधानसभा के अनुरोध पर। तो ऑप्शन ए है आपका कि राष्ट्रपति के अनुमोदन से क्या हो सकता है कि भारत का मुख्य न्यायाधीश देश के किसी अन्य हिस्से में भी स्थानों पर क्या कर सकता है कि अपनी संचालन क्या कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन चौथी महिला जज है जिन्हें अप्रैल 2010 में भारत के उच्चतम न्यायालय में नियुक्त किया गया था, ठीक है। 2010 की बात कर रहा है, पुराना क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है आपका जस्टिस फातिमा बीबी, ऑप्शन बी है जस्टिस सुजाता मनोहर, ऑप्शन सी है जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा, और ऑप्शन डी है जस्टिस रुमा पाल। तो ऑप्शन है आपका सी जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा क्या थी उस समय जब क्वेश्चन पूछा गया, 2010 का क्वेश्चन है ये, 10 में की, तो उस समय थी, ठीक है। तो न्यायालय में क्या थी, वो एकमात्र महिला न्यायाधीश थी, ठीक है, जस्टिस एन ज्ञान मिश्रा थी। इसमें वर्तमान की बात किया जाए, वर्तमान में चलते हैं तो वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में 3 महिला न्यायाधीश कार्यरत हैं, याद रखिएगा 3 है। पहली है जस्टिस आर भानुमति जो 13 अगस्त 2014 से 19 जुलाई 2020 तक रहेंगी, और दूसरी हैं जस्टिस सिंधु मल्होत्रा जो 27 अप्रैल 2018 से 31 मई 2021 तक कार्यरत रहेंगी, और तीसरी हैं जस्टिस इंदिरा बनर्जी जो 2018 से 23 सितंबर 2022 तक कार्यरत रहेंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि TDSAT के निर्णयों की चुनौती दी जा सकती है। TDSAT क्या है, तो देखिए लिखा हुआ है टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। तो चुनौती दी जाती कहाँ देते हैं, ऑप्शन ए है ट्राई हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, बी है ट्राई तथा सुप्रीम कोर्ट में, सी है हाई कोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट में, या डी है केवल सुप्रीम कोर्ट में। तो ऑप्शन डी है आपका इसको केवल सुप्रीम कोर्ट में। ट्राई याद रखिएगा कि ट्राई ये क्या है, एक प्राधिकरण, एक संस्था है, ठीक है, नियामक प्राधिकरण है, और ये टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट अपीलेट ट्रिब्यूनल जो TDSAT कहा जाता है, ये क्या है, ये क्या कहते हैं, ये इसको इसलिए बनाया गया था कि जो भी टेलीकॉम सेक्टर से जो भी विवाद होते हैं उनका निर्धारण कहाँ किया जाएगा, तो ये यहाँ पे किया जाएगा, TDSAT में किया जाएगा, ठीक है, इसको बनाया जाए। और इस पर अगर इससे आप खुश नहीं हैं या कोई भी संस्था खुश नहीं है तो इस पर इसका विरुद्ध केवल सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है, न कि हाई कोर्ट या कहीं और संस्था पर, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका को शामिल किया गया उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे। पहला आपका M हिदायतुल्ला, ऑप्शन बी AM अहमदी, ऑप्शन सी है PN भगवती, ऑप्शन डी है AS आनंद। तो ऑप्शन है आपका कोई नहीं, ठीक है। क्यों कोई नहीं है, चलिए देख लेते हैं। तो याद रखिएगा कि जब PIL का जब आया था तो उस समय जो DY चंद्रचूड़ थे वो उस समय के मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है। और हमारे प्रश्न में क्या पूछा है, मुख्य न्यायाधीश के बारे में पूछा है, क्या पूछ रहा है, मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश। तो याद रखिएगा अभी हमने ऊपर देखा है कि जो PN भगवती थे उनके द्वारा क्या किया गया था कि PIL यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी कि जनहित याचिका को लाया गया, शुरुआत की गई थी, ठीक है।
ये देखिए जो जनहित याचिका है वो भारत न्यायिक व्यवस्था जो है उसके तहत पहल पर इसको क्या किया गया, जनहित याचिका को शुरुआत की गई थी। ठीक है, इसके तहत क्या हो सकता है कि कोई भी व्यक्ति, समाज का कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, जो सामाजिक जो मामले होते हैं या नागरिक समाज में जो उत्थान के लिए कोई भी मामले को क्या कर सकता है, वो न्यायालय में जा सकता है। ठीक है, किसी भी प्रकार के मामले को सामाजिक, याद रखिएगा कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का तो यही होता है कि सामूहिक जनहित होना चाहिए, न कि पब्लिक यानी सिर्फ स्वयं का स्वार्थ होना चाहिए। ठीक है, ये पूरे समाज को लेकर चलना है। या समाज में कोई भी समस्या हो तो उसके तहत क्या हो सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं PIL के तहत। ठीक है, और याद रखिएगा कि सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश PN भगवती द्वारा 1979 में मुसेरा खातून केस में जनहित याचिका स्वीकार की गई थी। ये सर्वप्रथम 1979 में शुरू किया था। ठीक है, याद रखिएगा कि जो पुष्पा कपिला हिंगोरानी, इनको क्या कहता है, जनहित याचिका की माता कहा जाता है। और ये देखिए जब पहली बार आया था तो PN भगवती क्या थे, वहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। ठीक है, जब PIL पहली बार गया था सुप्रीम कोर्ट में तो वहाँ पे सर्वोच्च न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश नहीं थे। मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो हमारे DY चंद्रचूड़ जी थे। ठीक है, तो ये सही बात है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा की गई। ऑप्शन ए संसदीय एक्ट के द्वारा, ऑप्शन बी है संवैधानिक संशोधन के द्वारा, ऑप्शन सी है न्यायिक पहल द्वारा, या ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन है सी आपका न्यायिक पहल द्वारा क्या किया गया था, जनहित याचिका की शुरुआत की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका PIL एक क्या है, फुल फॉर्म पूछ रहा है। पहला आपका पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, दूसरा है पब्लिक इंक्वायरी लिटिगेशन, ऑप्शन सी है पब्लिक इन्वेस्टमेंट लिटिगेशन, और ऑप्शन डी है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लिटिगेशन। तो ऑप्शन है आपका ए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है PIL का, और PIL उच्च हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जनहित याचिका PIL कहाँ प्रस्तुत की जा सकती है। ऑप्शन पहला आपका केवल भारत के सर्वोच्च न्यायालय में, और ऑप्शन बी है केवल राज्यों के उच्च न्यायालय में, ऑप्शन सी है केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरणों में, या ऑप्शन डी है उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय दोनों में। तो ऑप्शन डी है आपका कि उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय दोनों में क्या PIL को प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लोकहितवाद मुकदमे की संकल्पना का उद्गम देश कौन सा है। PIL का पूछ रहा है उद्गम स्थल कौन सा है। ऑप्शन पहला ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है भारत, और ऑप्शन सी है USA, ऑप्शन डी है UK। तो ऑप्शन है आपका सी USA में क्या हुआ था कि इसका उद्भव देखने को मिलता है। ठीक है, PIL का उद्भव USA में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनहित याचिका की अवधारणा की शुरुआत किस देश में हुई थी। ऑप्शन ए आपका कनाडा, ऑप्शन बी है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी है यूनाइटेड किंगडम, या ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑप्शन है आपका बी संयुक्त राज्य अमेरिका इन USA में जनहित याचिका की अवधारणा की शुरुआत देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में न्यायिक सक्रियता के संबंध में क्या सही है। पहला है प्रतिबद्ध न्यायपालिका से, ऑप्शन बी है जनहित याचिका से, ऑप्शन सी है न्यायिक पुनरावलोकन से, या ऑप्शन डी है न्यायिक स्वतंत्रता से। तो ऑप्शन है आपका बी जनहित याचिका से क्या होता है, न्यायिक सक्रियता को देखने को मिलता है। न्याय सक्रिय मतलब ये हुआ इस जनता कितनी जागरूक है, कितनी समझदार है, अपने न्याय के कर्तव्यों को लेकर कितने मतलब अधिकार को लेकर कितने जागरूक है, ये देखने को मिलता है। तो ये जनहित याचिका से है। ये लोग अपने न्याय के प्रति जागरूक होंगे तभी तो जनहित याचिका दायर करेंगे ना, कि ये हमारा अधिकार है, ये समाज का अधिकार है, और ये यहाँ पूर्ति नहीं हो पा रही है, नहीं मिल पा रहा है उन्हें, तभी तो वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे अधिकार को अपने पाने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सितंबर 2003 में न्यायालय के एक निर्णय से भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति प्रतिष्ठित हुई, वह न्यायालय है कौन सा न्यायालय है। ऑप्शन ए भारत का सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी है लोकल कोर्ट, ऑप्शन सी विशेष न्यायालय, ऑप्शन डी यूपी का उच्च न्यायालय। ये क्या बोलना चाह रहा है कि एक निर्णय से, तब निर्णय जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होता है, ठीक है, जो पूरे देश के स्तर पर नहीं केंद्र के स्तर पर क्या होता है उसकी बात होती है, मतलब अधिकतर उसी को होती है। हालांकि हाई कोर्ट भी कभी कभी ऐसे निर्णय दे देते हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के लिए भी रामबाण का हो जाता है। ठीक है, परंतु यहाँ पे क्या होता है सुप्रीम कोर्ट ही होता है। किस बात में हुआ था देख लेते हैं। यह देखिएगा कि 23 सितंबर 2003 को सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायमूर्ति JS शाह ने यह बोला था कि लड़कियों के लिए सरकारी कॉलेज में प्रधानाचार्य के पद पर नियुक्त के लिए अगर किसी महिला को वरीयता दिया जाता है, प्राथमिकता दी जाती है, तो यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16 में वर्णित समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किस कानून के अंतर्गत यह विहित है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी। अंग्रेजी भाषा में होगी। पहला है आपका कि उच्चतम न्यायालय कानून 1966 द्वारा, और ऑप्शन बी है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 145 द्वारा, ऑप्शन सी है कि संसद द्वारा बनाए गए विधेयक द्वारा, या ऑप्शन डी है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 द्वारा। तो ऑप्शन डी है आपका
कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 347 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट में जितनी भी कार्रवाइयाँ होंगी वह अंग्रेजी में होगी। कब तक अंग्रेजी में होगी? जब संसद द्वारा ऐसी कोई विधि या अन्य उपबंध न कर दिया जाए जिससे अन्य भाषाओं को कार्रवाइयाँ हो सके, तब तक ये क्या होगी? अंग्रेजी भाषा में ही होगी। ठीक है, और याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में क्या होती हैं कि कार्रवाइयाँ अंग्रेजी भाषा में ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस मामले में पाया कि केंद्रीय अन्वेषण शाखा एक पिंजराबंद तोता है? केंद्रीय अन्वेषण शाखा मतलब सीबीआई की बात कर रहा है। ठीक है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, तो ऑप्शन पहला आपका रेलवे बोर्ड रिश्वत मामले में, ऑप्शन बी विनीत नारायणी बनाम भारत संघ में, ऑप्शन सी 2G स्पेक्ट्रम घोटाला में, ऑप्शन डी है कोयला आवंटन घोटालाबाद में। तो ऑप्शन है आपका डी, कोयला आवंटन घोटालाबाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि सीबीआई क्या है? पिंजराबंद तोता की संज्ञा दिया गया। ठीक है, यानी जानते हैं सीबीआई जो होती है वो केंद्रीय सरकार के क्रम में पलती है, उसी के तहत चलती है। तो उन्हीं की बातें मानती है। अभी भी देखेंगे कि अभी जितने भी आरोप जो विपक्ष के लोग हैं आरोप लगाते रहते हैं बीजेपी पर कि इसे चुनाव का डेट आ गया है इसलिए मतलब हमारे ऊपर कार्रवाई करवा रही है सीबीआई के द्वारा, तो ऐसा कह सकते हैं। पूरी तरह से सही भी नहीं है, क्योंकि भैया अब जहाँ धुआं वहीं उड़ता है जहाँ आग होती है। तो ये नहीं कह सकते पूरी सतह कौन सही है कौन गलत है, दोनों तरफ के लोग गलत हैं, दोनों तरफ के लोग सही हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे है भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया था? पहला ऑप्शन है 1993, बी है 1996, ऑप्शन सी है 2000, ऑप्शन डी है 2004। तो ऑप्शन है ए 1993 में क्या हुआ था कि संघ मामले में उच्चतम न्यायालय ने क्या किया था? न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था का निर्माण किया था। ठीक है, तो चलिए दोस्तों ये हमारा आज का सुप्रीम कोर्ट खत्म हो गया। अब हम अपने नेक्स्ट चैप्टर राज्यपाल में मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम।